पढ़े लिखे लोगों को रोजगार करने के लिए प्रेरित करने वाले श्री पूरन नावर जी हमारे साथ हैं। अभी इन्होंने 7, 8, 9 अक्टूबर को आगरा में मीट एट आगरा का आयोजन किया, जिसमें 20,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी गई, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। जानते हैं उनसे भविष्य की क्या रणनीति है, उन्होंने साहब क्या करने जा रहे हैं मीट एट आगरा को लेकर आप? देखिए 7, 8, 9 अक्टूबर को जो अभी संपन्न हुआ है, ये मीट एट आगरा का 14वां संस्करण था। 2007 से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन मजबूत हो जी। भारत में अच्छे से अच्छे कंपोनेंट बने लगे। ये एक जूते में जो आम साधारण सा दिखाई देता है, उसमें लगभग 50 से ऊपर कंपोनेंट लगते हैं, अलग अलग तरह के। इन कंपोनेंट पर भारत आत्मनिर्भर कैसे हो और उसमें आगरा निर्भर कैसे हो, इस उद्देश्य से कि देश ही नहीं, विश्व के कोने कोने से जो बेस्ट कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, चाहे वो लेदर के हों, चाहे सोल के हों, चाहे सोल के मटेरियल्स के हों, चाहे एम्बलिशमेंट्स के हों, या जिप्स के, फास्टिंग टेप्स के, जो बहुत तरह के अलग अलग प्रोडक्ट लगते हैं, कि ये आगरा के लोगों को और आसपास का जो क्लस्टर है हमारा, ये जूते का क्लस्टर है, ये इसमें आत्मनिर्भर कैसे हो। अगर इनमें आत्मनिर्भर होगा तो हम आयात पर निर्भर नहीं रहना होगा, हम अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के साथ में अपना प्रोडक्ट बना सकेंगे। और ये काफ़ी कुछ हम इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। ये जो फेयर था, ये कोविड की जस्ट बात था, कुछ आशंकित भी थे हम किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन 240 स्टॉल हम लोग बेचने में समय से पहले सफल हुए। और मांग अभी थी, लेकिन हम अभी दूसरे हॉल का अभी जो हैंगर्स का था उसकी व्यवस्था भी नहीं कर सके थे। अगले वर्ष ये भी प्रयास रहेगा कि इसका आकार को और कैसे बढ़ाया जा सके। अभी जो समय है वो भारत का समय है। चीन के प्रति लोगों में अविश्वास जगा है, और आगरा चूँकि सबसे बड़ा क्लस्टर है, आगरा में जितना भी निर्यात प्रदेश का होता है उसके 25% से ऊपर की हिस्सेदारी आगरा की रहती है। और देश में जो चमड़े का जूता पहना जाता है वो, उसमें से 65% की भागीदारी आगरा की आंकी गई है। तो बहुत बड़ा क्लस्टर है। हमारा प्रयास अब 5, 10 या 15% ग्रोथ का नहीं है। हमारा प्रयास है कि इसको डबल ट्रिपल कैसे किया जा सके, हर 3 साल में ये दुगना कैसे हो सके, और आगरा पूरे विश्व की फुटवियर कैपिटल कैसे बन सके। हम चाहते हैं कि आगरा उसकी एक तरह से पूरे विश्व की जूते की राजधानी बने। ये अभी तक चाइना का डोंगवान हो या फुजियान क्षेत्र है, ये फुटवियर के बड़े क्लस्टर्स हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। वो अब हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि आगरा कैसे फुटवियर कैपिटल बने। इस बड़े उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने इसकी नींव रखी है। आगरा से 4,000 करोड़ के आसपास का फुटवियर का एक्सपोर्ट है, और डोमेस्टिक के आंकड़े हालांकि पूरे नहीं मिल पाते क्योंकि ग्रे मार्केट में भी काफ़ी रहती है, लेकिन अब चूंकि ऑर्गेनाइज मार्केट काफ़ी बड़ी है, चाहे बाटा हो या टाटा है या ये फ्यूचर ग्रुप है, रेड टेप है, रेड चीफ है, वुडलैंड है, ये ब्रांड बड़ी तेज़ी से उभरे हैं। और ये अभी तक चाइना से अपना 50 से 60% चाइना से आयात कर रहे थे। अब इन्होंने मन बनाया है कि चाइना से बिल्कुल भी आयात नहीं, क्योंकि अब फिजिबल भी नहीं रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ी है, और ड्यूटी भी जूते पर 35% है। अब जो पहले अंडर बिलिंग करके ड्यूटी जो बचाई जाती थी, अब वो स्थितियाँ भी नहीं रही हैं, तो संभव नहीं है अब। तो पूरी तरह से ये लोग आगरा के जूते पर निर्भर हैं। आगरा का जो डोमेस्टिक उद्योग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसमें लगभग फुल है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के कम से कम 20,000 करोड़ का आगरा में जूते का व्यवसाय की नींव इस मीट एट आगरा के माध्यम से रखी गई है। तो इसका क्या मतलब निकला है? 20,000 करोड़ में मिलेंगे आगरा वालों को, ये माना जाए क्या? देखिए 20,000 करोड़ के टर्नओवर की बात होती है। मैंने बताया कि जिस तरह से अभी जीएसटी के आंकड़े भी देखे जा सकते हैं कि कितने करोड़ का आगरा से टर्नओवर हुआ, कितना जीएसटी मिला।
बहुत कुछ जो पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, अब वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ रही है, तेज़ी से आ रही है। पहले एक एक दुकान पर जूता आदमी को बेचना होता था, रिटेलर्स का जो नेटवर्क था। अब वो चूँकि व्यवस्थित मार्केट में आ रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके जो स्टोर्स मिल रहे हैं, उनमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं रहता, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही रहता है और फॉर्मल इकोनॉमी में ही रहता है। तो उसका वजह से काफ़ी बढ़ा है। पहले हम लोग एक्सपोर्ट में इसलिए जाते थे कि वहाँ पर क्वांटिटीज़ बड़ी होती थी, यहाँ पर क्वांटिटीज़ हम लोगों को छोटी छोटी मिलती थी। ये बड़ी विडंबना है कि हमारा देश 130 करोड़ का देश है। 130 करोड़ के देश के बावजूद भी हमको क्वांटिटी इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि रिटेलर्स, अलग अलग रिटेलर्स थे उसमें। तो व्यवस्थित ढंग से ना हो के कोई 12 जोड़ी का ऑर्डर देता था, कोई अलग अलग डिज़ाइन का 24 जोड़ी का ऑर्डर देता था। अब जब ये व्यवस्थित बाज़ार आया है, चाहे बिग बाज़ार हो या आर्ट हो, या इस पर ऑनलाइन पर भी बिकने लगे हैं, अमेज़न पर भी बिकने लगे हैं, और ये जो वेस्ट साइड बेच रहा है या ये ब्रांड जितने हैं ये जो बेच रहे हैं, उससे आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट में तो ऑर्डर 2000 जोड़ी, 3000 जोड़ी, 5000 जोड़ी, 400 जोड़ी, 250 जोड़ी का मिलता है। डोमेस्टिक में हमारे 30-30 हज़ार जोड़ी एक एक स्टाइल के लोग अब ले रहे हैं। अब एक्सपोर्टर्स का भी रुझान डोमेस्टिक की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ पहले डोमेस्टिक वाले एक्सपोर्ट में जाना चाहते थे, अब एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक में आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर के काफ़ी हम आशान्वित हैं कि पोटेंशियल वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत बड़ा है। वर्ल्ड मार्केट $200 बिलियन की वर्ल्ड मार्केट है, जिसमें अभी हमारा शेयर मात्र $6 बिलियन है। तो अभी हमारे पास बहुत गुंजाइश है अपने पैर वर्ल्ड मार्केट में फैलाने की भी, और साथ साथ भारत में भी, जहाँ पहले एक आदमी एक जूता भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, अब जो आंकड़ा आया है 1.7, एक आदमी करीब करीब कम से कम 2.25 यानी जूते, और ये जो अभी आंकड़ा बढ़ने जा रहा है ये 2.5 से 3 पेयर पर पर्सन, यानी पर ईयर होता है, पर ईयर पर पर्सन, यानी 130 करोड़ की अगर जनता है तो भारत की अपनी खपत भी 260 करोड़ से 400 करोड़ जूतों तक की होगी। ये बहुत बड़ा बाज़ार है। इतना बड़ा बाज़ार पूरे इसका मिला, पूरे यूरोप का इसका मिला करके नहीं है। तो आगरा की अगर बात करें तो क्या पर्यटन क्षेत्र से बड़ा जूता कारोबार होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पर्यटन में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मेरे ख्याल से पर्यटन को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। क्या है, एक ताजमहल तक हम सीमित रहे हैं, और ताजमहल 2-3-4 घंटे देखने के बाद में आदमी यहाँ से जाने का प्रयास करता है। कि बहुत सारी संभावनाएं हैं। आगरा में डिज्नीलैंड की संभावना है। हमारे पास लेदर पार्क के नाम से 1200 एकड़ की ज़मीन है। ये लेदर पार्क नहीं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ थीम पार्क के नाम से। थीम पार्क के नाम से जो 1200 एकड़ की ज़मीन है, अगर उसके ऊपर हम पर्यटन का एक कृष्णा थीम पार्क डिज्नीलैंड की तरह से की तर्ज पर एक एडवेंचर थीम पार्क अगर बनाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को बहुत संभावनाएं होंगी। 2, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन रहने की संभावनाएं होगी। टूरिज्म के क्षेत्र में जितनी मेरे ख्याल से आगरा विश्व में 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के साथ में ये 3 तो रिकॉग्नाइज्ड हैं, 150 से ऊपर छोटी बड़ी, और यमुना नदी है। जिस शहर में नदी बहती हो और टूरिज्म भी हो, तो वो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। तो मेरा सवाल है कि जूता उद्योग पर्यटन से बड़ा होने जा रहा है? निश्चित रूप से इंडस्ट्री और पर्यटन को देखें तो इंडस्ट्री का योगदान हमेशा उसमें बड़ा होता है। और इंडस्ट्री से बहुत लोगों को रोज़गार की संभावनाएं रहती हैं। प्रत्यक्ष लोग रोजगार में, जैसे जूते में प्रत्यक्ष लोग जितने जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से, उतने जितने 50 कंपोनेंट मैंने बताया, 50 कंपोनेंट में भी लोग लगे होते हैं। उसके लिए लॉजिस्टिक्स में भी लगे होते हैं। उसी वजह से पर्यटन भी बढ़ता है। उद्योग के लिए आदमी आता है तो वो ताजमहल भी देखने जाता है, होटल्स में भी रहता है। ये एक दूसरे के पूरक है। ये पर्यटन और उद्योग हम कहें कि ये अलग अलग हो सकते हैं। जब उद्योग नहीं होंगे तो पर्यटन कहाँ से होगा? उद्योगों से आदमी पैसा बनाता है और पर्यटन पर खर्च करता है। ये दोनों एक दूसरे के
पूरक है और इसमें कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। उद्योग हमेशा आगे रहता है। सर आप एक बात उद्योग से ही पर्यटन बनता है। आप एक बात हर मंच पर कहते हैं कि लोगों को नौकरी दाता बने, नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो नौकरी नहीं करता तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा फिर? देखिए, लेबर का पार्ट जो है, श्रमिक रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर श्रमिक पढ़ लिख करके हाँ, अगर श्रम का काम करते हैं तो उनके श्रम का सम्मान बनता है। जी, देखिए, स्किल बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो जिस चीज़ की स्किल होगी उसमें उसी में जाएगा और ये श्रमिकों की मांग हमेशा रहेगी। लेकिन श्रमिक पढ़ा लिखा होगा तो न तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो पाएगा, हाँ, न ही वो अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे, अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। वो काम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता कैसे होनी चाहिए, अपने काम की परख भी स्वयं कर पाएंगे। तो उससे ओवरऑल उनका स्तर भी बदलता है, इंडस्ट्रीज की पूरी शेप बदलती है। सब मेयर के चुनाव आने वाले हैं, बीच में चर्चा आपके नाम की मेयर के चुनाव चलते रहते हैं, इसमें क्या आपका विचार है? देखिए, मेरी कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है। चर्चा कहाँ से चली, राजनीति लोगों का स्नेह हो सकता है, उस वजह से चर्चा चली हो। अभी तक राजनीति में सीधे आने का कभी विचार बनाया नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी ईश्वर ने लिखी होगी तो समय आने पर अवश्य करेंगे। नहीं, लोग चाहते हैं आप चुनाव लड़ें, कुछ शहर के लिए भला करें, तो वो तैयार हैं उसके लिए? आप देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर ईश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था मेरे लिए लिखी होगी, अगर लोग समझते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो समय आने पर ऐसी कोई संभावनाएं होंगी तो अवश्य करेंगे। ये सब पार्टी को प्रेफर करेंगे या आम जनता की भावनाओं को, मांग को? देखिए, निर्दलीय न तो कुछ कर सकता है न कुछ महत्व है। और हमेशा ये चुनाव प्रक्रिया जो है हमारी, ये दलों के माध्यम से ही है और बड़े दलों के माध्यम से ही है। अगर बड़े दलों में से किसी को ये नज़र आता है कि हम इसके योग्य हैं या कुछ कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था आई, मैं अपनी तरफ से न मेरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा तो मैं बाई एप्लीकेशन कभी नहीं रहा, बाई इन्विटेशन रहे हैं। और राजनीति में आमतौर पर इन्विटेशन नहीं आते, राजनीति में आमतौर पर बल्कि छीनने पड़ते हैं। तो वो संभावनाएं मुझे बहुत अधिक नहीं लगती हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो अवश्य करें। जैसा आपका शहर के प्रति समर्पण है, जो चिंता है, जो आपके पास नॉलेज है शहर के बारे में, यहाँ की समस्याओं के दीर्घकालीन निकास के बारे में, तो लाभ लोगों को कैसे मिलेगा जब आप उस करने वाली स्थिति में आएंगे? तो कर पाएंगे आप? मेरा सुझाव है कि आपको भी प्रयास करना चाहिए शहर के विकास के लिए। देखिए, विकास के लिए अभी कल भी मैंने ट्वीट दिया था, बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। भले ही आज भी गंदगी कहीं दिखाई देती हो, लेकिन अगर परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों के माइंडसेट में भी परिवर्तन आया है। अब कम से कम बात की जाने लगी है, कूड़ा निस्तारण की बात की जाने लगी है, कूड़ा को वेस्ट टू एनर्जी में बदलने की बात की जाने लगी है। अभी घर घर से कूड़ा एकत्र करने की बात की जाने लगी है, कूड़े के सेग्रीगेशन करने की बात की जाने लगी है, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने की बात की जाने लगी है। और गीला और सूखा कूड़ा अगर अलग अलग हो जाए, हम घर से गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग निकालें तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती है। सूखा, कई बार मैं कह चुका हूँ, सूखा कूड़ा हमारे लिए एसेट है। कबाड़ी आपके घर से लेकर के जाएगा, चाहे वो पेपर हो या ग्लास हो या टिन हो या प्लास्टिक हो, इनके सबका पैसा मिलता है। लेकिन जब वो गीले कूड़े के साथ में मिलकर के गंदा हो जाता है, जब सड़कों पर फेंक दिया जाता है, तो ये सारा कूड़ा फैलता है। जब ये सड़कों पर कूड़े फेंकते हैं मिला हुआ कूड़ा, तो कबाड़िया अपने लोगों को छोड़ता है और उसमें से प्लास्टिक अपने मतलब की चीज़ें छटवाता है, तो पूरा का पूरा सड़क पर बिखर जाता है। मेरा मानना ये है कि कूड़ा कभी भी सड़क पर डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो सड़क ही उठाया जाना चाहिए और घरों से तभी उठाए जाने चाहिए जब सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग मिले। आप मात्र दिन भर में 2 किलो 3 किलो 4 किलो सब्जी बनाते हैं और 4 किलो सब्जी बनाने में मुश्किल से 1 किलो गीला कूड़ा, छिलके या बची हुई सब्जी या हाथ बचता होगा, वो 1 किलो सूखा गीला कूड़ा जो है
आपके 20 किलो सूखे कूड़े को गंदा करता है, जी वही 21 किलो बन करके सड़कों पर आता है। अगर हम इन दोनों कूड़ों को अलग अलग करें तो मेरे ख्याल से समस्या रहेगी नहीं, और 1-1.5 किलो 2 किलो जो कूड़ा है आपका गीला कूड़ा, उसको आप अपने घर में ही खाद, एक मटके में भी खाद बना करके बदल सकते हैं। या कम्युनिटी स्तर पर एक छोटी सी मशीनें आ रही हैं जो 24 घंटे में खाद में परिवर्तित कर देती हैं, वो कम्युनिटी स्तर पर लगा सकते हैं। बहुत कुछ संभावनाएं हैं बदलने की, लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता अब शुरू हो गई है। मोदी जी ने एक स्वच्छता का नारा दिया है, स्वच्छ भारत का नारा दिया है, स्वच्छता का नारा दिया है। शुरू में भले ही नारे लगते हों कि नारे देने से देश नहीं चलते, लेकिन अगर इंकलाब जिंदाबाद का नारा या अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा न लगता तो हमको आज़ादी नहीं मिल रही थी। आज़ादी ये घर घर आंदोलन बनाना पड़ता है, हर चीज़ को आंदोलन बनाना पड़ता है। ये आंदोलन के रूप में हमको स्वच्छता को भी लेना है, और अपने उद्योगों को भी लेना है, उद्यम को भी लेना है। ये अगर हम आंदोलन के रूप में लेंगे, जिस तरह से आज शुरू हुए नारे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्पीड अप इंडिया, स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, कि ये मात्र नारे नहीं हैं, यही आगे बढ़ने के रास्ते हैं। ये जो आज जो नारे शुरू हुए हैं, हमको 200 साल गुलामी से निकलने में नारे लगाते लगाते लगे, तो मुझे लगता है कि आगे 20-25 साल में भारत अपनी आत्मनिर्भरता की नारों का बहुत महत्व है। नारों का बहुत महत्व है। हम चाहते हैं आगे संवेदनशील व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए ताकि और सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद।